नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक में तमाम बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी है और ऐसे में नेपाली, भूटानी और तिब्बती नागरिकों के लिए बड़ी खुशखबरी वाली खबर है। साथ में महिला सशक्तिकरण को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है। वो 8 बड़े प्रस्ताव क्या हैं वो आपको बताते हैं, उसके बाद फिर मेरे साथ मेरे सहयोगी भुवन शर्मा हैं, उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। दिखाइएगा बड़े प्रस्ताव क्या रहे। सीएम धामी कैबिनेट के बड़े प्रस्ताव। सबसे पहले मिनी आंगनवाड़ी को बनाया जाएगा आंगनवाड़ी सुपरवाइजर पद पर। प्रमोशन में 50% पद सीधे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से भरे जाएंगे और ये बड़ा प्रस्ताव पास हुआ है। देहरादून में रायपुर के आसपास के क्षेत्र से फ्री जोन में राहत है। छोटे घरों और दुकानों के लिए अनुमति दी जाएगी और ये छोटे कारोबारियों के लिए बहुत सुविधा लेकर आएगा। स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की 5 साल संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर अन्य जनपद में एक बार किया जा सकेगा तबादला, तो और हो सकता है कि उन्हें अपने अनुसार भी तबादला मिल सकता है। समान नागरिक संहिता के तहत विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए नेपाली, भूटानी और तिब्बती नागरिकों के लिए विदेशी नागरिक पंजीकरण प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा। पदोन्नति में स्थलीकरण प्रस्ताव को मंजूरी। कार्मिक की सेवाकाल में एक बार इसको लाभ मिलेगा। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 साल पूरा होने पर विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आयोजित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है, यानी 2 दिन का विशेष सत्र भी बुलाया जाएगा। राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी निगमों को अपने शुद्ध लाभ का 15% राज्य सरकार को देना होगा। तो ये धामी कैबिनेट के वो बड़े प्रस्ताव रहे जिन पर मुहर लगी है और ऐसे में मेरे सहयोगी भुवन शर्मा हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि इनमें से भी ज्यादा जो प्रस्ताव पास किए गए, ज्यादा नजरें किस पर हैं? भुवन जी, क्या आपको दिख रहा है इन प्रस्तावों को देखने के बाद, क्या समझ आ रहा है? बिल्कुल रोहित, अगर आपने ग्राफिक्स में जो बताया 8 प्रस्ताव हैं जिसमें 2 मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हैं, जिनकी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यूसीसी की चर्चा पूरे देश में, उत्तराखंड पहला राज्य बना। समान नागरिक संहिता, जिससे जुड़ी हुई खबरें हम रोज़ अपने दर्शकों को बताते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम जो है सरकार ने, पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उठाया है। उत्तराखंड को अगर आप देखेंगे भौगोलिक संरचना, तो उत्तराखंड की सीमाएं जो हैं जिन जिन देशों से लगी हैं वहां से हमारे रोटी बेटी के भी संबंध हैं। खासतौर पर तिब्बत की बात करें, भूटान की बात करें, नेपाल की बात करें। नेपाल मुख्यतः जहां के लोगों के साथ उत्तराखंड के लोगों का वैवाहिक संबंध भी होता है। तो ऐसे में रोटी बेटी के संबंध को और प्रगाढ़ करने के लिए, या वो लोग जो काफ़ी समय से उत्तराखंड में रह रहे हैं इन मुल्कों के, उनको कैसे यूसीसी में शामिल किया जाए, वैवाहिक पंजीकरण उनका हो, रजिस्ट्रेशन उनका हो, इसको लेकर के एक बड़ा कदम, चूंकि इसकी डिमांड बहुत समय से हो रही थी और उसमें एक बड़ा संशोधन हुआ है। मैं आपको बता दूं रोहित कि आधार की जो अनिवार्यता है तिब्बत, भूटान और नेपाल के लिए, उसमें संशोधन किया गया है। अब नागरिक प्रमाण पत्र से काम चल जाएगा। 182 दिन से ज्यादा वक्त से जो लोग रह रहे हैं उनके लिए उनका जो अधिकारी है, पंजीकरण अधिकारी, विदेशी पंजीकरण अधिकारी, उससे प्रमाण पत्र लेकर वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बहुत बड़ा स्टेप है अगर आप उत्तराखंड के नजरिए से देखेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में यहां के लोगों की तादाद अच्छी खासी है। दूसरा जिसकी मैं बात करना चाहता हूं, बिल्कुल दूसरे पे आ रहा है, उससे पहले एक सवाल यहां पर, यूसीसी लागू जब किया गया उस वक्त भी यह कहा गया कि परेशानियां नहीं आएंगी, जो परेशानियां होंगी उन्हें सॉल्व किया जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि ये जो रोटी बेटी का रिश्ता है 6 महीने लगभग, आपको अगर 182 दिन तो 6 महीने और 2 दिन और उसमें 31 का महीना होगा ही, तो वो 6 महीने का एक टारगेट रखा गया। इन 6 महीने में क्या जो भारत के आपको प्रमाण पत्र बनवाने हैं या जो आपके पुराने अपने देश के हैं उसी पर आप वैवाहिक संबंध आपके हो जाएंगे? वहां पर अपने देश के, यहाँ भारत के प्रमाण पत्र बनवाने पड़ेंगे या बाहर वाले ही जो आपके अपने आपके जो देश का प्रमाण पत्र है, नागरिक प्रमाण पत्र, ये नागरिक प्रमाण पत्र की बात हो रही है, जो आप ये एस्टैब्लिश करता हो कि आप भूटान के नागरिक हैं, ये एस्टैब्लिश करता हो कि आप तिब्बत के नागरिक हैं, ये स्थापित करता हो कि आप नेपाल के नागरिक हैं। वहां की नागरिकता की बात हो रही है कि वो साबित करे कि आप वहां के नागरिक हैं, और उसके लिए बाकायदा एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई है, एक विदेशी पंजीकरण अधिकारी है, जिसके जरिए आप ये अपना प्रमाण पत्र ले सकते हैं अगर आपने नहीं बनाया। तो ये जो डॉक्यूमेंट जिसकी बात हो रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है और
आप जानते हैं भारत में जो रहता है, जो भारतवासी है वही आधार बना सकता है। तो इन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, चूंकि इनकी नागरिकता यहाँ की नहीं है, लेकिन इनका रोटी बेटी का संबंध है। इनके साथ हमारे जो रिश्ते हैं इनके देशों के साथ, वो एक अलग तरह के रिश्ते हैं। हमारी जो भौगोलिक संरचना है, जिसमें जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ के लोग की भाषा, संस्कृति, जो बॉर्डर के एरियाज हैं, धारचूला, पिथौरागढ़ आप देखेंगे तो वहाँ नेपाल के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, और लगभग बहुत कॉमन संस्कृति, और ये आज से नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। तो उसको कैसे समायोजित किया जाए यूसीसी में कि नियम आड़े ना आए, इसको बहुत ध्यान रखा गया है। मुझे लगता है कि ये एक ऐतिहासिक कदम है भूटान, तिब्बत और नेपाल के उन लोगों के लिए जो उत्तराखंड से नाता रखते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा इन प्रस्तावों में, दूसरा कौन सा बड़ा प्रस्ताव? दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने जिसका जिक्र भी किया था, महिला बाल विकास की मैं बात करना चाहता हूं, खासतौर पर महिला सशक्तिकरण की। जी, महिला एम्पावरमेंट को लेकर के एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक हम कह सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जो आंगनबाड़ी वॉलंटियर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उसमें महिलाओं की इन्वॉल्वमेंट किसी से छिपी नहीं है। महिलाओं की आमदनी का एक बड़ा सोर्स है, और वहां पर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का एक बड़ा रोल रहता है बाल शिशु विकास के लिए, पोषण के लिए उनकी जो नियुक्ति की गई है। तो जो मिनी आंगनबाड़ी थे अब तक छोटे छोटे, उनको मुख्य आंगनबाड़ी में सरकार उनको हटा करके, उनको पूरी तरीके से हटा करके मुख्य आंगनबाड़ी बनाया जाएगा। और जो वहां काम करने वाले वॉलंटियर्स हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, उनको कैसे पदोन्नति वाले प्रोसेस में लाया जाए, कैसे उनकी भी पदोन्नति हो सके, इसका ध्यान रखा गया है। जब आप ग्राफिक्स दिखा रहे थे हमारे दर्शकों को, तो उसमें भी आपने इस चीज का जिक्र किया है कि वहां पर सुपरवाइजर की जो नियुक्तियां हैं, जो सुपरवाइजर नियमावली है महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत, उसमें संशोधन किया गया है। उस नियमावली में संशोधन करते हुए यह बताया गया है कि 50% जो पद हैं सुपरवाइजर के, वो इन्हीं जो महिला कार्यकर्ता काम कर रही हैं आज की डेट में, उन्हीं में से उनको सुपरवाइजर बनाया जाएगा। बिल्कुल, और यानी कि बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, और उनका प्रमोशन होगा। जो देख रहे थे हम लोग इससे पहले भी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक ही पद से रिटायर हो जाते, बिल्कुल, और खाली रहता था पद सामने, फिर भी उनको प्रमोशन नहीं मिलता था। तो जब ये बदलाव किया गया, रेखा आर्य ने जब ये प्रस्ताव रखा और फिर इसकी मंजूरी मिल गई, तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए ही हुआ है, या फिर लोग कहेंगे कि अब आगे चुनाव है 1-1.5 साल में, तो महिलाओं को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब हर राज्य में यही हो गया है कि महिलाओं को साधिए वोट बैंक के लिए, बाकी जीत आपकी निश्चित है। तो उसको लिहाज में लिया गया है क्या महिलाओं के सशक्तिकरण को? देखिए रोहित, देखिए हर बात के कई पहलू होते हैं। आप जिस नजरिए से देखेंगे आपको वो चीज वैसी ही नजर आएगी। इस बात में कोई दो राय नहीं कि महिला बतौर वोटर बहुत प्रभावशाली है, और उसकी हर राज्य में उतनी ही इंपॉर्टेंस है। उत्तराखंड में भी है। उत्तराखंड में भी महिलाओं का बड़ा योगदान है मौजूदा सरकार को स्थापित करने के लिए। या पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री बने हैं, महिलाओं का बड़ा योगदान है। लेकिन इसको इस नजरिए से देखा जाना चाहिए कि जो हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है उसको उसका हक मिल रहा है। महिलाओं का जो इन्वॉल्वमेंट है उससे उसको हक मिल रहा है, और कहीं ना कहीं वो डिजर्व करती हैं। उनका वो राइट है, उनका वो अधिकार है, और उसको ये सरकार दे रही है। मैं इस नजरिए से इसको देखता हूं। और आंगनबाड़ी की जब हम बात करते हैं तो उसमें सिर्फ महिला विकास नहीं है, महिला की बात नहीं हो रही है। आप पुष्कर सिंह धामी ने जब कैबिनेट की मीटिंग खत्म हुई उसके बाद का बयान अगर आप मैं पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमारा जोर महिला बाल शिशु के विकास और पोषण को लेकर जोर है। तो आप देखिए ना, सिर्फ आंगनबाड़ी को मजबूत कर रहे हैं, इतना भर काफी नहीं कि महिलाएं मजबूत हो रही हैं, इसका असर बच्चों पर पड़ेगा। बाल बिल्कुल बिल्कुल, जो शिशु है उसका जो पोषण करने की जो व्यवस्था सरकार ने की है वो और सुचारू ढंग से हो पाएगी, और बेहतर ढंग से हो पाएगी। तो मैं इसको इस नजरिए से देखता हूं। आंगनबाड़ी तो महिलाओं के रोजगार से जुड़ा एक पहलू है ही, लेकिन आपने उसको कैसे सशक्त करना है, कैसे मुख्य धारा में लाना है, वो कदम सरकार ने उठाया मिनी आंगनबाड़ी को बंद करके। बिल्कुल, तमाम प्रस्ताव है, लेकिन एक प्रस्ताव पर और चर्चा करेंगे जाते जाते, और शायद उस पर ज्यादा ध्यान लोगों का ना जाए, लेकिन देहरादून में रायपुर के आसपास के क्षेत्र से फ्री जोन में राहत दी गई है, और छोटे घरों और दुकानों के लिए अनुमति अब दी जाएगी। अब ऐसे में जो 10-20 हजार रुपए या 50 हजार रुपए की दुकान लगाते होंगे, रेहड़ी पटरी लगाते होंगे, उनके लिए बड़ी राहत है ये प्रस्ताव पास होना। बिल्कुल, आप अगर देहरादून गए हो और उस क्षेत्र में गए हो
तो मैं आप जो लोग नहीं वहाँ के हैं वहाँ उनको बता देना चाहता हूँ कि जो वो रायपुर क्षेत्र है जहाँ नई विधानसभा बननी है, वहाँ फ्री जोन में चेंजेस किए गए हैं। फ्री जोन कर दिया जाता है, शिथिलीकरण कर दिया जाता है, सिक्योरिटी और तमाम तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं। लेकिन वहाँ आसपास जो वो इलाका है, वहाँ पे व्यापारियों की अच्छी खासी संख्या है, व्यापारियों का गढ़ उसको कह सकते हैं, और रिहाइश इलाके भी वहाँ पर बहुत हैं। तो दिक्कतें ना आए आम लोगों को, व्यापारियों को दिक्कतें ना आए, और जो लोग अपना व्यवसाय करना चाहते हैं वो कर पाएं, इस बात का ध्यान रखा गया है। और मुझे लगता है कि देखिए वैसे तो कोई भी इससे क्या बदलेगा? हाँ, इससे छोटे दुकानदारों के लिए क्या बदलेगा? नहीं, देखिए नई विधानसभा आएगी तो जाहिर सी बात है चहलकदमी होगी, और वो एक एपिसेंटर होगा, हॉटस्पॉट होगा। तो वहां पर सारे सरकारी कामकाज वहां से चलेंगे, सरकार वहां से चलेगी। तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसा जोन है, एक ऐसा सेंटर बनेगा जो व्यापारियों के लिए भी संभावनाओं के दरवाजे खोलेगा। और वहां और छोटे मोटे मकान जिनकी बात हो रही है उनको बनाने के लिए भी जो बात की गई है, तो मुझे लगता है कि जो एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन थी उसमें ढील दी गई है। और ये लोगों के लिए जो लोग पहले से सोच रहे थे, क्योंकि देखिए वो जो एरिया है, वो जो क्षेत्र है रायपुर का, वहां जिस जगह पर ये विधानसभा बननी है उसके आसपास जहां की बात हो रही है, लोगों ने बहुत पहले से वहां पर कई लोगों ने अपने मकान के लिए जो प्रपोजल एक्सेप्ट किया था, बनाने की सोची थी, इन्वेस्टमेंट किया था, तो उनको दिक्कतें ना आए। ये भी एक पहलू है कि अचानक से सरकार अगर कुछ करना चाहती है तो उनको दिक्कतें ना आए और उनका काम भी होता रहे, सरकार का अपना जो ये विकास का जो नया स्ट्रक्चर खड़ा कर रही है सरकार, वो भी बन जाए। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पहल। बिल्कुल, मतलब कि हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में ये बड़े फैसले लिए गए, जिसमें से यूसीसी को लेकर थोड़ा सा जो बदलाव हुआ और आसपास के देशों के लिए थोड़ा परेशानियों को हल किया गया है, ताकि जो शादियां होती थी उसमें अड़चन ना आए, क्योंकि शादियों को लेकर बड़े नियम यूसीसी में बनाए गए थे। साथ ही आंगनवाड़ी, सिर्फ आंगनवाड़ी में नौकरी को नहीं, उसके पीछे जिस तरीके से भुवन जी ने बताया कि बच्चों को लेकर, शिशुओं को लेकर उनका ख्याल रखने के लिए जो बदलाव किया गया है वो एक ऐतिहासिक कदम है। और रायपुर के क्षेत्र में क्यों अब ये फ्री जोन हटाया गया है, उसके पीछे का कारण क्या है, उसको भी विस्तार से समझाया है। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भुवन जी जुड़ने के लिए। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कैबिनेट में जो प्रस्ताव पास हुए हैं, खासकर जो 3 प्रस्तावों पर हमने चर्चा की है, बाकी प्रस्तावों के बारे में हमने आपको बताया। कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।